माइनॉरिटीज के लिए एक बजट अलोकेट किया था। ये 1810 करोड़ का बजट इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए अलोकेट किया था, लेकिन इस बार इन्हें 2022 में 2022 में इन्होंने जो माइनॉरिटीज के ऊपर खर्च किया है वो सिर्फ 530 करोड़ है। असल में बीजेपी के पास अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी चला जाए तो उसको फिल्म्स के लिए बहुत अच्छे टाइटल्स देने का काम जो है बीजेपी कर सकती है। तो ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कल फरवरी 1 को 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का बजट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है। अक्सर तौर पर क्या होता है, जब भी बजट पेश होता है, कॉमन पर्सन को, कॉमन आदमी को, कॉमन सिटीजन को बजट समझ में नहीं आता। इसकी वजह होती है कि बजट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चीजें होती हैं जो कॉमन पर्सन को समझ में नहीं आती। दूसरा चीज ये होता है कि बजट के अंदर जब बजट अलोकेशन किया जाता है, करोड़ों की बात होती है, 1000 करोड़, लाखों करोड़ों के चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 22 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, इस तरह से बातें होती हैं जो कि कॉमन सिटीजन के समझ में आने वाली चीज नहीं होती। लेकिन इस बजट के जरिए से हम लोग एक चीज ये पता लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन किधर है, यानी गवर्नमेंट किसके बारे में फिक्रमंद है, इसको हम लोग जानने की बजट के जरिए से कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि फरवरी 1 को कल पार्लियामेंट में निर्मला सीतारामन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट के, तो इन्होंने कल एक बजट पेश किया। तो इस बजट के अंदर हम लोग देखते हैं कि बजट में क्या होना चाहिए कि कितना पैसा हमने कमाया है, कहाँ से हम लोग आइंदा कमाएंगे और उस पैसे को कहाँ पे खर्च करेंगे, और उसके साथ साथ पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्च किया था, ये सारी चीजें बजट के टाइम पे जो है सामने आना चाहिए। लेकिन जब मैंने निर्मला सीतारामन की स्पीच, बजट स्पीच को देखा, तो उसमें कुछ चीजें मैंने नोट किया है। तो उन चीजों को सिंपल वे में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर क्या है, बजट के अंदर असल में जो जिक्र होना था वो इन्फ्लेशन का जिक्र होना था, लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में निर्मला सीतारामन ने कुछ बात नहीं किया। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन ये है कि जो जरूरतमंद चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा जिन चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका जो प्राइस बढ़ता है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। उसमें खाने पीने की चीजों से लेकर हम लोग इस्तेमाल करने की हर वो चीज जिसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन होना था। क्योंकि इन्फ्लेशन का शिकार हर इंसान हो चुका है इस दौर में, वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, हर एक आदमी इन्फ्लेशन का शिकार हो चुका है। प्राइस जो है दिन ब दिन, हर हर एक चीज की प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। लेकिन पूरे बजट के स्पीच में इस इन्फ्लेशन का कंट्रोल कैसे करना है, इसके बारे में निर्मला सीतारामन ने कोई रोड मैप नहीं रखा, कोई प्लान नहीं रखा। तो ये जो है यूनियन गवर्नमेंट के सामने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, इसका कोई मैप, रोड मैप उनके सामने नहीं है, कोई प्लान नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। ये क्लियर कट उनके स्पीच से हमें मालूम होता है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में ज्यादातर फिक्रमंद नहीं है, ज्यादातर के ये फिक्रमंद ही नहीं है। इसी वजह से इन्होंने इन्फ्लेशन का डिस्कशन ही नहीं किया है। तो इन्फ्लेशन का डिस्कशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसकी वजह क्या है कि हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन जैसा बढ़ता है, इसके साथ साथ भूखमरी बढ़ती है, इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जैसे ही भूखमरी बढ़ती जाएगी तो उसी तरह से डेथ रेट बढ़ता जाएगा भूखमरी से। तो ये सारी चीजों को इस बजट में डिस्कशन करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दूसरा चीज ये होता है कि जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने बात किया कि हम फला स्कीम के जरिए से यूथ एम्पावरमेंट करेंगे। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसी वक्त आपको ये चाहिए कि आप अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करें कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमने उस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए क्या किया, और कितना परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने खत्म किया, और आगे चलकर कितना परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम खत्म करेंगे।
अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए हमारा क्या अगला प्लान है, अगला खत्म है, इसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड ही उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। बस कुछ क्या कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव स्कीम्स को बताया, अट्रैक्टिव नाम होते हैं, जैसा कि बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा तरीका है जुमलेबाजी का। असल में बीजेपी के पास अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी चला जाए तो उसको फिल्म्स के लिए बहुत अच्छे टाइटल्स देने का काम जो है बीजेपी कर सकती है। तो ये जो है हम लोग समझ सकते हैं कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। आज इन्होंने जो बजट्स में अलोकेशंस किए हैं, अगर आप सुनेंगे तो करोड़ों अरबों रुपए आपके कानों को सुनाई देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आएगी तो वो इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से उन्होंने नहीं किया है। तो उसी तरह से हम लोग अगर देखें कि लेबर के बारे में इन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया। लेबर के बारे में लेबर के लिए क्या स्कीम्स होंगे, क्या बजट होगा, क्योंकि लेबर्स के बारे में एक जो मनरेगा जो एक सेटअप है, उसके अंदर लेबर को 100 डेज का वर्क देने के बारे में इन्होंने वादा किया था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि 42 डेज मनरेगा में लेबर्स काम कर रहे हैं। तो ये आधा जो है, आधा परसेंट को भी नहीं, यानी सॉरी 50% को भी ये लोग रीच नहीं हो रहे। तो इनके बजट अलोकेशंस, इनके वादे इस तरह से हैं कि कंप्लीट ये लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह से बहुत सारे चीजें इन्होंने वादा किया था 2022 में, 2022 और 23 के बजट के टाइम पे, कि ये फार्मर्स के इनकम को डबल करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स का इनकम डबल नहीं हुआ, बल्कि फार्मर्स बहुत ही ज्यादा बुरी हाल में है। फार्मर्स जो है महंगाई की वजह से, फार्मर्स को जो है मार्केट के अंदर जाकर उनके क्रॉप्स को बेचने में, उसके साथ साथ जो मिड पर्सन्स इंटरफियर करते हैं, उन वजहों से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में तो ग्रेन्स का बहुत सारी चीजों का रेट बढ़ा है, लेकिन फार्मर को वो पैसा नहीं पहुंच रहा। तो इसकी वजह क्या है, इसके बारे में इनका कोई डिस्कशन नहीं है। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि 2022 में 2022 के अंदर हर आदमी को घर मिले, इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट है। लास्ट बजट में इन्होंने बताया था। तो आज तक अगर हम लोग देखें कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं अब तक उनको घर नहीं मिला। तो ये इनके जो बजट होता है, ये सिर्फ जुमलेबाजी का, सिर्फ कानों को राहत पहुंचाने का बजट होता है। इस बजट से ना तो गरीब तबके को, ना मिडिल क्लास को, एक कॉमन सिटीजन को कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह का बजट ये प्रोवाइड करते हैं। हाँ, इस बजट के थ्रू जिन्हें फायदा होता है वो लोग हैं जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो सरमायादार हैं, सिर्फ उन्हीं को इससे फायदा पहुंचता है। एक तो कैपिटलिस्ट को ये फायदा पहुंचाते हैं, दूसरा उन सियासतदानों को जो इनकी चापलूसी करते हैं, उन सियासतदानों को इस बजट से जो है फायदा पहुंचता है। सीतारामन साहिबा ने जो स्पीच स्टार्ट किया था, उस स्पीच में उन्होंने बताया कि कोविड के वक्त, कोविड के वजह से जो है हमने 80 करोड़ लोगों को 28 मंथ्स जो है ग्रेन्स दिए हैं, उनको खाना पहुंचाने का काम किया है। अगर आप 80 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाए हैं तो हिंदुस्तान का डेथ रेट, यानी 5 साल के अंदर माल न्यूट्रिशन, यानी भूख और सही तरह का पौष्टिक आहार, फूड नहीं मिलने के वजह से जो बच्चों की डेथ हो रही है, वो 5 साल के बच्चे अगर 100 मर रहे हैं तो उसमें से 69 बच्चे भूखमरी के वजह से और माल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं। और इंडिया का हंगर रेट जो है 19 करोड़ से 35 करोड़ को पहुंचा है। तो इसको कैसे आप खत्म करेंगे, भूखमरी को कैसे खत्म करेंगे, बजट में इसका कोई डिस्कशन इन्होंने नहीं किया है। तो ये बजट के अंदर कहीं पे भी इन्होंने जो है गरीब तबके को कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया है। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 37% था, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर में 8.3% बढ़ चुका है। और जो अर्बन प्लेसेस, यानी सिटी, जैसे हम लोग शहर दावनगिरा में है, दावनगिरा अर्बन में आता है, तो अर्बन सिटीज को देखा जाए तो अर्बन सिटीज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% बढ़ा है। तकरीबन 10.09% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बढ़ चुका है।
लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रोड मैप हमारे सामने नहीं रखा बजट के दौरान। असल में गवर्नमेंट को चाहिए था कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का प्लान जो है बजट के दौरान रखते। आजकल हम लोग न्यूज में बारहा देख रहे हैं कि फलां कंपनी कुछ महीनों में, 1 महीने में, 2 महीने में इतने हजार लोगों को निकालने वाली है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट क्या सोचा है, गवर्नमेंट की क्या रोड मैप है, ये कुछ भी हमारे सामने नजर नहीं आ रहा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि लेबर के बारे में इन्होंने बजट में कोई डिस्कशन नहीं किया है। और उसी तरह मैं आपको कुछ बात बता रहा था पहले कि इनका जो बजट अलोकेशन होता है कि वो कुछ वो ऐसे नंबर्स बताते हैं कि इतने फला लाख हजार करोड़ रुपए हम लोग खर्च करने वाले हैं। तो ये बताते तो हैं, लेकिन इसका कुछ भी हिस्सा यानी वो चाहिए कि अगर आप जो हिस्सा बजट में बताते हैं तो वो हिस्सा आप खर्च करें, क्योंकि बजट में बताने के बाद आपको उतना अमाउंट खर्च करने की पूरी जो है छूट होती है, या उसके लिए आप आराम से खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। इन्होंने लास्ट टाइम माइनॉरिटीज के लिए एक बजट अलोकेट किया था। ये 1810 करोड़ का बजट इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए अलोकेट किया था। लेकिन इस बार इन्हें 2022 में 2022 में इन्होंने जो माइनॉरिटीज के ऊपर खर्च किया है वो सिर्फ 530 करोड़ है। तो सोचिए कि तकरीबन 1280 करोड़ उसका हिसाब किताब कहाँ है, वो पूछने वाला इन्हें कोई नहीं है। तो माइनॉरिटीज को इन्होंने जो बजट दिया था वो बजट था 1810 करोड़ का, लेकिन इन्होंने जो खर्च किया है 5030 करोड़। तो बाकी का अमाउंट कहाँ गया? तो ये ऐसे ही जो है इन्होंने अक्सर बजट्स में, अक्सर अलोकेशंस में किया है। तो जो भी बजट इन्होंने प्रेजेंट किया है ये एक जुमलेबाजी का बजट है। दूसरा, इस बजट से कोई भी फायदा गरीब को नहीं पहुंचेगा, और इससे जो है माइनॉरिटीज का कोई बेनिफिट नहीं है। जो भी इन्होंने बजट में कर्नाटक के लिए भी कुछ बजट 5300 करोड़ जो है अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए बोल के इन्होंने अनाउंस किया है, ये भी सिर्फ कर्नाटक के आने वाले इलेक्शंस को सामने रखते हुए इन्होंने अनाउंस किया है। ये हरगिज इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं है। तो इनका जो बजट था वो कान को खुश करने के लिए, हमारे कानों को खुश करने का बजट था। इनका बजट रियलिटी के ऊपर नहीं था, इनके बजट में कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये एक फेल्यूर बजट है। यही बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।